हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम डिस्कस करेंगे फिर से लेसन नंबर 5 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, और ये होगा लेसन नंबर 5 का आखिरी कंसेप्ट। तो देखते हैं लेसन नंबर 5 हमारे पास क्या था, सोर्सेज ऑफ डाटा एंड लिटरेचर रिव्यू। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिटरेचर के बारे में कि हम लिटरेचर यानी कि डाटा कहां से उठा सकते हैं। दूसरा, लिटरेचर रिव्यू को लेके स्ट्रक्चर किस प्रकार का फॉलो होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहे 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, स्ट्रक्चर। तो जब हम लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं तो हम एक चीज़ तो जानते हैं कि रिसर्च जितना इंपॉर्टेंट है, रिसर्च के लिए डाटा भी क्या है उतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जिस भी टॉपिक पे, जिस भी प्रॉब्लम या फिर जिस भी प्रोफेशन को लेके हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास उससे रेलिवेंट डाटा जो है वो क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। और उस डाटा के अकॉर्डिंग ही हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि डाटा जो है वो बहुत सारा है, उस टॉपिक के रिलेटेड भी बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, लेकिन हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा डाटा हमारे काम का है, यानी कि कौन सा हमारे रिसर्च के लिए रेलिवेंट है और कौन सा इररेलिवेंट है ना। ये बहुत जरूरी काम होती है, और ये भी जो है ना वो एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी कि प्लानिंग के तहत किया जाता है। बिना स्ट्रक्चर के हम ये काम भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो वहीं पे एक पॉइंट है कि भाई स्ट्रक्चर जो हम बात करें लिटरेचर रिव्यू का, तो वो कोई एक स्टेप नहीं है, मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि कौन सी चीज हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहीं पे देखो हमारे पास पहला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, तो देखो ये लिखा हुआ है देयर इज नो सिंगल स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई भी सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है दैट अ रिव्यू शुड फॉलो, बट मेजर पॉइंट्स आर। मेजर पॉइंट कौन कौन से, पहला, स्टार्ट एट अ मोर जनरल लेवल बिफोर नैरोइंग डाउन अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि पहले हमें उस लिटरेचर को अच्छे से जनरल लेवल पे समझना चाहिए, इससे पहले कि हम किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर ढूंढे या फिर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का आंसर ढूंढे। हम सब जानते हैं जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके पीछे हमारा क्या होता है, कुछ ना कुछ मोटिव होता है, पर्पस होता है या फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्टिव पे जाने से पहले, उस स्पेसिफिक रीजन पे, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें उस रिसर्च को प्रॉपर्ली करना चाहिए, लिटरेचर को प्रॉपर्ली समझना चाहिए। तो वो बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या आता है, प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू। फिर हमें क्या चाहिए, ब्रीफ ओवरव्यू चाहिए ऑफ की आइडियाज एंड थीम, कि की आइडियाज और थीम क्या है, ठीक है, इस लिटरेचर का, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि हम जो है उसे रिलेट कर पाए अपने रिसर्च के साथ। तीसरा पॉइंट क्या आता है, समराइज, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रिसर्च की राइटर्स। फिर हमें उस टॉपिक को समराइज भी करना चाहिए, कंपेयर भी करना चाहिए, क्योंकि बाकी भी तो और भी तो हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल होंगे, और भी डाटा अवेलेबल होंगे, जो बेटर है, जो बेस्ट है, हम वो लिटरेचर उठाएंगे और उसे यूज करेंगे अपने रिसर्च में। कंट्रास्ट द रिसर्च ऑफ की राइटर्स, यानी कि जो भी की राइटर्स हैं, यानी कि हो सकता है कि अगर मैं किसी एक टॉपिक के बारे में बात करूं, फाइनेंस के बारे में बात करूं, तो मल्टीपल राइटर्स मुझे मिल सकते हैं जिन्होंने उस फाइनेंस के बारे में अच्छे समझाया है। वो मेरे हिसाब से कौन सा मेरे को सूट करेगा, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग कौन सा बढ़िया रहेगा, वो हमें खुद चूज करना होता है। वही बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आता है, नैरो डाउन टू हाईलाइट प्रीवियस रिसर्च वर्क मोस्ट रेलिवेंट टू योर ओन रिसर्च। ध्यान रखना, नैरो डाउन कि जो भी प्रीवियस रिसर्च हुआ है ना, उसको मद्देनजर देखते हुए ना ये देखो कि क्या, कौन सा ऐसा वर्क है, कौन सा ऐसा रिसर्च वर्क है जो अभी के रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मोस्ट रेलिवेंट रहने वाला है। जो मोस्ट रेलिवेंट रहेगा उसी को हम जो है, उसी लिटरेचर को हम जो है ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिसर्च एंड शो हाउ दे आर रिलेटेड। फिर हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि भाई जो भी हमें फाइंडिंग्स मिले अलग अलग रिसर्च के अंदर जिसको हम यूज करने वाले हैं, एक तो फाइंडिंग्स किस तरीके की हैं, किस लेवल पे हैं। दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि इन फाइंडिंग्स का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आया। इसके बाद क्या आता है सिक्स्थ पॉइंट में, हाईलाइट दोज एस्पेक्ट्स वेयर योर ओन रिसर्च विल प्रोवाइड फ्रेश इनसाइट। फिर हमें करना क्या है कि हमें वो एस्पेक्ट देखनी है जहां पे हमारा खुद का रिसर्च हमें फ्रेश इनसाइट्स देगा, यानी कि हमें पता लगेगा कि हम जो है ये रिसर्च किस पर्पस के लिए कर रहे थे, ठीक है। अभी कौन से गैप्स ऐसे हैं जो हमें फिल करने हैं, जो पुराने रिसर्च हैं या फिर जो ओल्ड रिसर्च वर्क है उसमें फिल नहीं किया
किया गया है, तो उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद 7th पॉइंट क्या आता है, लीड द रीडर इनटू सब्सिक्वेंट सेक्शंस। फिर जो है हम रीडर को हम देखेंगे सब्सिक्वेंट सेक्शंस में ऑफ योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट विच एक्सप्लोर दीज इश्यूज, जहाँ पे हम इन सारे इश्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि हमें प्रॉपर एक सेक्शन बना सकते हैं जहाँ पे हमने अलग अलग रिसर्चर्स को कंपेयर किया होगा, ठीक है, और एक्सप्लोर करने की कोशिश की होगी अलग अलग फाइंडिंग्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ 7 पॉइंट है प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर जो हम अलग अलग तरीके से लिटरेचर रिव्यू के लिए रोल में लेके आते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं लिटरेचर रिव्यू में। अब इसके बाद क्या आता है, सर्चिंग फॉर द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अब बात ये करते हैं, लिटरेचर की बहुत बात कर ली, लिटरेचर के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत सारे कंसेप्ट देखे थे हमने। ठीक है, अब हम मेनली समझते क्या है कि लिटरेचर के लिए हम कौन कौन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में समझते हैं। तो पहला हमारे पास क्या आता है, बुक्स। अब जब हम बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं, तो मल्टीपल बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जो हमें अच्छा लगता है हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग, जहाँ से हमें लगता है कि हमें ज़्यादा बेटर आइडियाज़ मिल सकते हैं, ज़्यादा बेटर हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, हम वो बुक्स स्टडी कर सकते हैं। यानी कि बुक्स एक अच्छा सोर्स है किसका, एग्जिस्टिंग लिटरेचर का, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि पुराने लोग पैसे के बारे में, मनी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में कैसे सोचते थे, क्या काम करते थे, और आज भी हम उन्हीं की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर करके यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ मैंने इकोनॉमिक्स फाइनेंस के बारे में बात नहीं की, हम हर फील्ड में ऐसे ही पुराने रिसर्चर्स के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी स्टडीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनकी थ्योरीज उन्होंने दी है उनको स्टडी कर सकते हैं कि वो किस तरीके से सोचते थे, क्या उनका थिंकिंग प्रोसेस रहता था, ठीक है, फाइंडिंग्स हम वहाँ से ले सकते हैं, क्या गैप्स हैं जो अभी हमें फुल करने हैं, किस चीज़ में हम और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, किस चीज़ को और ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं, वो सब हम समझते हैं। तो बुक्स के बारे में बात होगी। जनरल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत से लोग जनरल वगैरह लिखते हैं, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ठीक है, तो हम अलग अलग जर्नल्स को भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जर्नल भी एक बहुत अच्छा तरीका है लिटरेचर के लिए। इसके बाद इंटरनेट, हम सब जानते हैं इंटरनेट तो बहुत बड़ा सोर्स बन गया है। ठीक है, अच्छा हाँ, बुक्स के बारे में एक पॉइंट तो भूल ही गया, बुक्स आपको दोनों फॉर्म में मिल सकती है, उसका बुक पब्लिश भी हो। ठीक है, मतलब 2 फॉर्म हो सकती है, उसका हार्ड कॉपी हो, उसका सॉफ्ट कॉपी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसे हम PDF बोलते हैं आजकल। ठीक है, द इंटरनेट की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेट के थ्रू भी हम बहुत से रिसर्चेस को स्टडी कर सकते हैं, उनके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे अब दुनिया भर की चीज़ें जो हैं क्या हैं, अवेलेबल हैं। वो अलग बात है कि हमें फिल्टर करना आना चाहिए, क्योंकि हमें रिसर्च के अंदर अपने काम का कंसेप्ट चाहिए होता है, अपने ऑब्जेक्टिव से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होता, अपने पर्पस के लिए डाटा चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, हमें फिल्टर करना पड़ता है कंटेंट को, तो वही चीज़ यहाँ पे है, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्टरल डिसर्टेशंस, अब ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टरल डिसर्टेशंस। अब ये भी जो है ना डिसर्टेशंस, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जिसके जरिए हम जो है रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, लिटरेचर हमें यहाँ से भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या रहता है, न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर के थ्रू भी जो है नॉलेज गेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बिजनेस या फिर फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में समझना है, तो मैं इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकता हूँ, या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में जो फाइनेंस का सेक्शन है या फिर जो बिजनेस का सेक्शन है वो मैं स्टडी कर सकता हूँ, जहाँ से मेरी फाइनेंशियल नॉलेज या फिर जो बिजनेस को लेकर जो नॉलेज है, जो रिसर्च है, उसमें मुझे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ तरीके हैं जिनके जरिए हम जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रीवियस टाइम पे जो भी स्टडीज हुई हैं वो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये हमने बात की अलग अलग लिटरेचर टॉपिक के बारे में जो एग्जिस्टिंग है। इसके बाद क्या आता है, टाइप्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के टाइप कौन से होते हैं, पहला हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स। बिल्कुल सही बात है कि अगर मुझे हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो मोस्ट रिलेटेड बुक्स खरीदूंगा, इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है, इकोनॉमिकली रिसर्च करनी है, इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ूंगा। ठीक है, मुझे फाइनेंस समझना है, फाइनेंस के बारे में बुक पढ़ूंगा। डिपेंड करता है मुझे किस सेक्टर में स्टडी करनी है, मैं उस सेक्टर से बुक्स पढ़ना शुरू कर दूंगा। दूसरा ग्रे लिटरेचर, बिल्कुल सही बात है। ग्रे लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो ग्रे लिटरेचर में दोनों टाइप के लिटरेचर आते हैं, पब्लिश्ड भी, अनपब्लिश्ड भी। बहुत सारा डाटा जो है ना वो अनपब्लिश्ड होता है, जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है, हम उसका भी एक्सेस ले सकते हैं। बहुत बार हमें उसके लिए पेमेंट वगैरह भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो भी सही बात है कि अगर मान लेते हैं कोई किसी को लगता है कि ये यूजफुल डाटा है मेरी तरफ से, बहुत ज़्यादा यूज रहेगा इसका, तो वो चाहता है कि वो पब्लिक डोमेन में ना आए, मैं उसे फ्री में क्यों शेयर करूँ, मैं इसके बदले पैसे चार्ज करूँगा, तो वो कर सकता है भाई। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ग्रे लिटरेचर नाम का
भी एक क्या होता है टॉपिक होता है जहाँ पे हम दोनों लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, पब्लिश्ड के बारे में भी और अनपब्लिश्ड के बारे में भी। इसके अलावा ऑफिशियल पब्लिकेशंस है बहुत सारे, अर्चीव्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जहाँ से हमें जो है वो अच्छा खासा डाटा या फिर लिटरेचर का कलेक्शन जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है ऑफिशियल पब्लिकेशंस में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुक्स वगैरह छप सकती है, या फिर मान लेते हैं कि जो गवर्नमेंट है वही डाटा रिलीज करती है, बहुत सी चीज़ों के बारे में हम उसके बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा अर्चीव्स यानी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डाटा पुराना हो जो इरेज कर दिया गया हो बट वो फिर भी एग्जिस्टेंस में हो कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो हम उसका भी एक्सेस ले सकते हैं और उसको भी अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टैट्स की तो बात हमने कर ही ली। इसके अलावा राइटिंग एड्स, ठीक है, तो भाई राइटिंग एड्स की भी हम हेल्प ले सकते हैं। और पांचवा जर्नल आर्टिकल्स की भी हेल्प ले सकते हैं कि वो आर्टिकल्स जो डे टू डे लाइफ में लोग लिखते हैं, जहाँ पे आर्टिकल्स की कोई कमी नहीं होती है, लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, अपने पास जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसे शेयर करते हैं, और लोग चाहे तो उस इन्फॉर्मेशन को अपने रिसर्च में यूज़ भी कर सकते हैं अगर उनके पास एक्सेस है तो उस पर्टिकुलर जर्नल का। अब हमारे पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर की बहुत बात कर ली कि कहाँ से मिलता है। लिटरेचर रिव्यू को अगर हम समझें तो उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं रिव्यू, क्योंकि रिव्यू बहुत जरूरी है। रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिटरेचर मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट क्या मुझे रखना है क्या मुझे नहीं रखना, ठीक है, वो तो बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, सिस्टमैटिक रिव्यू हो सकता है कि हम प्रॉपर हर एक इन्फॉर्मेशन को टेस्ट करें, ठीक है, समझें हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या वो हमारे काम के अकॉर्डिंग रेलिवेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब हम चीज़ें कहाँ पे करते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर। यानी कि प्रॉपर तरीके से हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसका रिव्यू करते हैं, ताकि गलती से भी गलती ना हो, है ना, कि भाई हमने कोई चीज़ मिस्टेक कर दी, ठीक है, या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन उठा ली जिसकी वजह से हमारा जो रिसर्च है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम सिस्टमैटिक रिव्यू की हेल्प ले सकते हैं। मेटा एनालिसिस यानी कि दुनिया भर के मेथड्स हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास टूल्स अवेलेबल है आज के टाइम में, सिस्टमैटिक टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, ये चेक करने के लिए कि जो प्रॉपर हमने हाइपोथेसिस बनाया है या फिर जो हमने डाटा उठाया है क्या वो प्रॉपर उस रिसर्च में काम आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, इंटीग्रेटिव रिव्यू, ठीक है, ये अलग अलग क्या है टाइप है रिव्यू के, ठीक है, जिनकी हम सहायता ले सकते हैं। आखिरी टॉपिक क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, यानी कि लिटरेचर रिव्यू कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आता है, एन इंट्रोडक्शन दैट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द फोकस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिव्यू अलोंग विद द रिसर्च स्टेटमेंट, यानी कि एक इंट्रोडक्शन ऐसा जो हमें सारा ओवरव्यू प्रोवाइड करे, ठीक है, कि जिस पे मेरा फोकस है, जिस पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करे। यानी कि हम जब रिसर्च करते हैं हमेशा बोला है पर्पस और ऑब्जेक्टिव वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, उनको पूरा करे, ठीक है, और मैं वहाँ से एक रिसर्च स्टेटमेंट क्या करूँ, क्रिएट भी कर पाऊँ। दूसरा हमारे पास क्या आता है, अ सेट ऑफ थीम्स, ठीक है, तो अ सेट ऑफ थीम्स दैट कैटेगराइज टू मेक सेंस ऑफ सोर्सेज रिव्यूड एंड डेवलप द रिसर्च। अब यहाँ पे क्या आता है कि भाई हमने कौन कौन से थीम्स वगैरह देखे हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम जो है इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हैं एंड मेक सेंस ऑफ सोर्सेज, और हम ये भी देखते हैं कि हमने कौन कौन से सोर्सेज रिव्यू किए हैं, ठीक है, एंड डेवलप द रिसर्च, और अपना रिसर्च डेवलप किया है। यानी कि हमने जो लिटरेचर यूज़ किया है हम उसमें से देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जो हमने यूज़ तो किए हैं, हमने उसे प्रॉपरली रिव्यू भी किया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, एक्सप्लेनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ कंक्लूजन्स। तो बिल्कुल सही बात है, हमने जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किया है रिसर्च के बाद, क्योंकि हम कंक्लूड तो करते हैं अपनी बात को, लास्ट में खत्म करते हैं कंक्लूजन के साथ, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन और उसका इवेल्युएशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, यानी कि जो भी कंक्लूजन्स हैं वो डीपली एक्सप्लेन्ड हो। इसके अलावा इवेल्यूशन यानी कि इवेल्युएट भी करें उस चीज़ को, ठीक है, बाय की सोर्सेज, जो भी हमारे की सोर्सेज हैं उनके जरिए, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ दे कवरेज एंड डाइवर्ज फ्रॉम कंक्लूजन्स। और फिर हमें देखना होता है कि किस तरीके से कवरेज और डाइवर्ज होगा फ्रॉम कंक्लूजन्स रीच्ड बाय अदर सोर्सेज, यानी कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंक्लूजन में सही नहीं बैठ रही है या फिर वो रिसर्च के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है या बढ़िया नहीं है, तो मुझे चाहे तो बाद में हटा भी सकते हैं, कंक्लूजन से उसे बाहर भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब मान लो कि अगर फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस में अगर मान लेते हैं हमने किसी रैंडम टॉपिक पे बात कर ली या फिर कुछ ऐसी बात कर दी जो उससे रेलिवेंट नहीं है, तो हम उस टॉपिक को चाहे तो बाद में भी हटा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे यानी कि लास्ट में चेक भी करना है उसे। एक तरह से आप ये भी देखो ना, जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसकी प्रूफ रीडिंग भी तो करते हैं बहुत बड़े लेवल पे, कि भाई प्रूफ रीडिंग करनी बहुत जरूरी है ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन सामने वाले पर्सन के पास ना पहुंचे किसी भी तरह की। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, कंक्लूजन्स, रीजनेबल स्पेकुलेशंस एंड गैप्स दैट इमर्ज आफ्टर कंसीडरिंग सोर्सेज एज अ होल। यानी कि हम जो है कंक्लूजन्स
ड्रॉ कर रही हैं, कंपोनेंट है ये भी लिटरेचर रिव्यू का। रीजनेबल स्पेकुलेशंस है, अगर स्पेकुलेशन है भी तो स्पेकुलेशन समझते हो ना कि जब अपना अंदाजा तुक्के मार रहे हैं, ठीक है, गैस करेंगे चीज़ को, तो वो रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी नहीं होता रिसर्च में। जब हाइपोथेसिस भी क्रिएट करते हैं, हमने वहाँ भी बात की थी कि वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग देते हैं अपनी, कि हमने वो क्यों वो चीज़ की, क्यों हमने वो चीज़ क्रिएट की। तो वही चीज़ यहाँ पे है, रीजनेबल स्पेकुलेशंस होते हैं एंड गैप्स दैट इमर्ज आफ्टर कंसीडरिंग सोर्सेज एज अ होल। अगर कुछ गैप्स वगैरह आए हम तो वो भी देखने पड़ते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ तो अभी भी नहीं आ रही कि हमने अपना रिसर्च कंडक्ट भी किया, पुराने रिसर्च को अपडेट करने की कोशिश भी करी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें गैप नज़र आ रहा है जब तक फुलफिल नहीं हुआ है। ये लिटरेचर जो है या फिर जो ये हमारे पास रिसर्च है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो हम उस गैप्स को आइडेंटिफाई करने करके और उसे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, ऑर्गेनाइज द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। फिर हमें लास्ट में जो भी बॉडी ऑफ रिपोर्ट है उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल मेथड। अब क्रोनोलॉजिकल मेथड का मतलब क्या है कि जो चीज़ जिस टाइम के अकॉर्डिंग हुई है उसे वैसे ही रिप्रेजेंट करना, यानी कि कोई इवेंट पहले हुआ है उसे पहले बताना, कोई इवेंट बाद में हुआ है उसे बाद में बताना, कोई इवेंट करंट में हुआ उसे करंट में बताना, यानी कि हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। और उम्मीद है आपको क्रोनोलॉजी का मतलब है ना, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई टाइम जो है ना, जो जैसे फॉर एग्जांपल अब हम जब किसी की एज की बात करते हैं, पहले कोई बच्चा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर बूढ़ा होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो हर एक इवेंट का भी अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। अगर हम उस ऑर्डर को बिगाड़ देते हैं तो कभी भी उस चीज़ को, उस रिसर्च को पढ़ने में मज़ा नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी स्टोरी का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे भी कर दें, रैंडमली कुछ भी कर दें, तो वो स्टोरी जो है पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। सेम ऐसे ही जो यहाँ पे ये बात की गई है कि हम जो भी रिपोर्ट बना रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल मेथड वहाँ पे फॉलो होना बहुत जरूरी है। दूसरा मेथड बाय पब्लिकेशन, अगर कोई पब्लिकेशन को ले कोई मेथड है तो हमें वो भी करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तीसरा मेथड बाय ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड में अगर कुछ चीज़ें हैं तो हमें वही फॉलो करनी चाहिए ताकि हम और ज़्यादा लोगों को अपने रिसर्च की तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ, यानी कि अपने रिसर्च को ज़्यादा क्या बना पाएँ, अट्रैक्टिव बना पाएँ। ये भी क्या है, बहुत जरूरी है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या आता है, हाउ ओल्ड शुड लिटरेचर बी, यानी कि अब एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लिटरेचर जो है, ठीक है, वो कितना पुराना होना चाहिए। तो लिटरेचर भाई देखो दोनों की इंपॉर्टेंस है। जो पुराने रिसर्चेस हैं, हम ये नहीं बोलते हम उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। आज भी आप देखो हम पुरानी थ्योरीज को पढ़ते हैं, हम न्यूटन्स के लॉ को पढ़ते हैं, हम आइंस्टाइन के लॉज को पढ़ते हैं, हम अलग अलग लॉज को पढ़ते हैं जो अलग साइंटिस्टों ने शायद बहुत सालों पुराने दिए थे। लेकिन आज भी क्या उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी रेलिवेंस खत्म हो गई क्या? बिल्कुल नहीं। हम आज भी उनकी दी हुई थ्योरीज को यूज करते हैं टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, अलग कामों में। तो वही चीज यहाँ पे है कि लिटरेचर भले ही कितने पुराने हों, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होती। बस जरूरत ये होती है कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं अपनी करंट नॉलेज को अपडेट और मॉडिफाई करने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे है कि लिटरेचर कितने ओल्ड होने चाहिए। तो पुराने लिटरेचर की भी इतनी इंपॉर्टेंस है और नया लिटरेचर की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और दोनों की इंपॉर्टेंस जो है ना मार्केट में हमेशा रहेगी। नई की इसलिए क्योंकि हमें नई नई चीजें अडॉप्ट करनी है, नई नई चीजें क्रिएट करनी है। आजकल आप देखो टेक्नोलॉजी फटाफट एडवांस हो रही है, ठीक है, चीजें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं, एआई आ गया अब, ठीक है। तो हम तो शायद वो उस एरे में हैं जिन्होंने पिछले पास्ट डिकेड्स में, कुछ 2 डिकेड्स में मैक्सिमम चेंजेस होते हुए देखे हैं, ठीक है। और जो कि हम इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट फिर भी कम है बाकी अदर कंट्री से। अगर किसी और कंट्रीज की बात की जाए तो फिर तो भाई डेवलपमेंट ह्यूज अमाउंट में हुई है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो लिटरेचर है वो क्या होना चाहिए, दोनों तरह का होना चाहिए। पुराना भी, ताकि लोगों को समझ में आए कि थिंकिंग प्रोसेस किस तरीके से काम करती है, सोचना किस तरीके से होता है, और पुरानी थ्योरीज की भी अपनी इंपॉर्टेंस है और नई की भी है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन भी कवर कर लिया, ठीक है, इस टॉपिक में। तो इसके बाद एक वो आता है कि बिब्लियोग्राफी डिटेल्स क्या होती है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ, उसमें लिखा नहीं है इसके बारे में। बिब्लियोग्राफी डिटेल्स का मतलब ये है कि हमें जो है अपना लिटरेचर किस तरीके से क्या करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। ऑथर के नाम वगैरह लिखने चाहिए, ठीक है, कंटेंट कितना है वो लिखना चाहिए, ठीक है, कितने पेजेस में है, इंट्रोडक्शन कैसा है, कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, ये सब हमें जो है ना प्रॉपर तरीके से अरेंज करना चाहिए। वही इसी की बात हम करते हैं बिब्लियोग्राफी डिटेल्स के अंदर। उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ। 3 चैप्टर रह गए हैं, 6, 7 और 8। थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बनना शुरू होगा। वैसे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में हर चीज़ समझाई जाए, ठीक है। फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 6, 7, 8 जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा ना स्टैट्स के बारे में बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोस के लिए। नोट्स
के लिए आप इस नंबर पर यानी कि 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जिसको जो उतारना है वो उतार लें।